एक तरह का डायग्नोस्टिक एनालिसिस है कि हमारे देश का भूगोल इन नदियों को कैसे कंट्रोल करता है। तो चलिए, तो बस एक टाइटल है, भारत का अपवाह तंत्र सरल परीक्षा गाइड। तो हम सीधे स्लाइड 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, स्लाइड 2 बहुत महत्वपूर्ण है। इसे द ग्रैंड डिवाइड कहा गया है। ये भारत की नदियों का मुख्य विभाजन है। हाँ, हिमालय वर्सेस प्रायद्वीपीय नदियां, है ना? एकदम सही। एक तरफ हिमालय की नदियां हैं, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये बर्फ और ग्लेशियर से बनती हैं। मतलब ये पेरेनियल हैं, बारहमासी। हाँ, और दूसरी तरफ हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा, जो पूरी तरह से वर्षा जल पर निर्भर हैं। यानी ये सीजनल या मौसमी है। अच्छा, इस स्लाइड को देखकर ना मुझे एक बहुत ही अजीब सी एनालॉजी याद आ रही है। तेजी एनालॉजी। देखिए, हिमालय की नदियां मुझे उस ट्रस्ट फंड की तरह लगती हैं जो कभी खत्म नहीं होता। ट्रस्ट फंड? ये काफी दिलचस्प है। मतलब कैसे? अरे, उनके पास पीछे ग्लेशियर का एक पक्का बैकअप है ना। हाँ, बारिश हो या ना हो, उनका खाता हमेशा पानी से भरा रहता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वो बेचारी एक मंथली सैलरी की तरह हैं, जो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती हैं कि मॉनसून समय पर आए। ये ट्रस्ट फंड और मंथली सैलरी वाली तुलना सच में बहुत लॉजिकल है। और देखिए, ये विभाजन सिर्फ पानी के स्रोत का नहीं है। अच्छा, तो और क्या तय करता है ये? ये पूरे इकोसिस्टम का आधार तय करता है। हाँ। जो नदियां ग्लेशियर से आ रही हैं, वो अपने साथ भारी मात्रा में गाद और उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। तभी उत्तर भारत के मैदान इतने उपजाऊ हैं। बिल्कुल। और जो नदियां सिर्फ बारिश पर निर्भर है, वो दक्षिण के कठोर पठारों से बहती हैं। वहां मिट्टी नहीं, सिर्फ सख्त चट्टानें हैं। तो मतलब पूरा कृषि और जीवन शैली का जो अंतर है, वो यहीं से शुरू होता है। खैर, अब हम स्लाइड 3 पर चलते हैं। द इंडस सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र। हाँ, सिंधु नदी। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। स्लाइड में लिखा है कि इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ये तो बहुत विशाल है। बहुत विशाल है। लेकिन एक सेकंड, अगर ये इतनी लंबी है तो मैप में ऐसा क्यों दिख रहा है कि ये भारत में केवल लद्दाख के एक छोटे से हिस्से से गुजरती है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इतनी बड़ी नदी और भारत में इतना छोटा सा सफर? इसका जवाब उद्गम स्थल और जमीन के ढलान में छिपा है। तिब्बत के पठार का ढलान इसे उत्तर पश्चिम की तरफ धकेलता है। ओके। नदी लद्दाख की गहरी खाइयों से गुजरती है, लेकिन फिर उसके सामने काराकोरम और हिमालय की विशाल दीवारें आ जाती हैं। तो ये पहाड़ एक तरह की बैरिकेडिंग कर देते हैं। बिल्कुल, वो पहाड़ इसे दक्षिण की तरफ मुड़ने पर मजबूर कर देते हैं, इसलिए ये भारत के अंदरूनी हिस्सों में आ ही नहीं पाती। समझ गया। लेकिन इसकी सहायक नदियां तो आती हैं ना? हाँ, मुख्य नदी भले ही किनारे से निकल जाए, लेकिन इसका पंचनद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये भारत के मैदानी इलाकों से होकर बहती हैं। और यही वो 5 नदियां हैं जो पंजाब का निर्माण करती हैं, पंजाब। एकदम सही। चलिए, अब स्लाइड 4 और 5 पर आते हैं। द गंगा एम्पायर। ये तो हमारे उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा तंत्र है। हाँ, गंगा का साम्राज्य सच में बहुत बड़ा है। स्लाइड 4 में इसके उद्गम की बात है, गंगोत्री हिमानी के गोमुख से। लेकिन शुरू में इसका नाम गंगा नहीं होता है ना? आरंभिक नाम भागीरथी है। हाँ, भागीरथी। फिर उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक और बड़ी नदी अलकनंदा आकर इसमें मिल जाती है, और वहां से ये गंगा कहलाती है। ये देवप्रयाग का संगम तो मुझे बिल्कुल एक कॉर्पोरेट मर्जर जैसा लग रहा है। कॉर्पोरेट मर्जर? हाँ, मतलब अलकनंदा और भागीरथी नाम की 2 बड़ी स्वतंत्र कंपनियां एक जगह आती हैं और मिलकर गंगा नाम का एक मेगा ब्रांड बना लेती हैं। एग्जैक्टली। और ये मेगा ब्रांड भारत की सबसे लंबी नदी बन जाता है, 2525 किलोमीटर लंबी, जो सुंदरबन डेल्टा तक जाती है। और स्लाइड 5 में इस मेगा ब्रांड की सहायक नदियों का जिक्र है। ये नेटवर्क सिर्फ हिमालय पर निर्भर नहीं है। मतलब उत्तर से तो यमुना आ ही रही है, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है और प्रयागराज में मिलती है। हाँ, उत्तर से यमुना, कोसी, घाघरा और गंडक आती हैं, लेकिन दक्षिण की तरफ से यानी प्रायद्वीपीय पठार से भी नदियां इसमें जुड़ती हैं। अच्छा, जैसे सोन, चंबल और बेतवा। बिल्कुल। सोन अमरकंटक से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है, तो गंगा उत्तर के ग्लेशियरों और दक्षिण के पठारों दोनों का पानी इकट्ठा कर लेती है। इसीलिए इतनी विशाल हो जाती है। लेकिन यहाँ स्लाइड में एक नदी है, कोसी। हाँ? जिसे बिहार का शोक कहा गया है। हाँ, क्योंकि ये अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत कुख्यात है। यही तो मुझे समझ नहीं आता, एक नदी अचानक अपना रास्ता क्यों बदल लेती है? क्या पानी का अपना कोई मूड होता है?
पानी का तो नहीं, लेकिन उस ट्रस्ट फंड वाले मलबे का मूड जरूर होता है। मलबा? देखिए, कोसी हिमालय की खड़ी ढलानों से बहुत तेज रफ्तार में नीचे आती है और अपने साथ ढेर सारा पत्थर और गाद लेकर आती है। ओके। फिर जब वो बिहार के समतल मैदानों में पहुंचती होगी? तो उसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है और वो भारी मलबा वहीं उसी के रास्ते में जमा होने लगता है। ओह, तो मतलब वो अपना ही रास्ता ब्लॉक कर देती है? मुड़ जाता है, जिससे भयंकर विनाश होता है। बाप रे, इसीलिए इसे बिहान का शोक कहते हैं। अब स्लाइड 6 देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तो किसी अंडरकवर एजेंट की तरह लग रही है। अंडरकवर एजेंट? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे, ये 3 बार अपना नाम बदलती है। तिब्बत में एत्सांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग बन जाती है, और बांग्लादेश में जमुना। हाँ, ये सच है। एक ही नदी इतने नाम क्यों बदल रही है? क्योंकि नदियां राजनीतिक सीमाएं नहीं मानती, लेकिन स्थानीय संस्कृतियां उन्हें अपना नाम दे देती हैं। लॉजिकल है। लेकिन इस स्लाइड में एक और बात है जिसने मुझे चौंका दिया। असम में इस नदी के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। हाँ, माजुली द्वीप बहुत मशहूर है। पर एक नदी समुद्र के बजाय अपने ही बीच में इतना बड़ा आइलैंड कैसे बना सकती है? ये भी उसी मलबे का खेल है जो हमने कोसी के केस में देखा था। ब्रह्मपुत्र भी बहुत भारी गाद लेकर आती है। अच्छा। तो मैदानों में आकर वो गाद जमा हो जाती है। हाँ, असम में नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है और रफ्तार धीमी हो जाती है, तो वो गाद बीच में ही एक टीले की तरह जमा होने लगती है। और पानी उस टीले के अगल बगल से बहने लगता है। बिल्कुल। भूगोल में इसे ब्रेडेड चैनल या गुम्फित जलमार्ग कहते हैं। सदियों तक ऐसा होने से वो टीला एक विशाल द्वीप बन गया। क्या बात है, प्रकृति भी कमाल की इंजीनियर है। तो हमने उत्तर की नदियां समझ ली। अब स्लाइड 7 पर चलते हैं। द दक्कन स्लोप या प्रायद्वीपीय ढलान। अब हमें दक्षिण के भूगोल को समझना होगा, क्योंकि जमीन की ढलान ही नदी की दिशा तय करती है। यहाँ मैप में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हरे रंग से हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये डेल्टा बनाती हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नारंगी रंग में हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं और ये एस्चुरी या ज्वारा नदमुख बनाती हैं। मुझे इसी पर पुशबैक देना है। ये भेदभाव क्यों? पूर्व वाली डेल्टा बना रही हैं और पश्चिम वाली एस्चुरी, ऐसा क्यों? ये ढलान की दिशा और रास्ते की लंबाई का नतीजा है। दक्कन के पठार का सामान्य ढलान पूर्व की ओर है। तो जो नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं, उन्हें पूर्व तक जाने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। एकदम सही। और इस लंबे सफर में वो बहुत मिट्टी इकट्ठा कर लेती हैं। जब वो समुद्र के पास पहुंचती हैं, तो जमीन समतल होने से वो थक जाती हैं। और वो सारा मलबा एक बड़े इलाके में फैला देती हैं, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। हाँ, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर तुरंत अरब सागर में गिर जाती हैं। मतलब उनके पास मिट्टी जमा करने का समय ही नहीं होता। समय भी नहीं और जगह भी नहीं। ढलान बहुत तीखी होती है। वो तेज रफ्तार में सीधे समुद्र में गिरती हैं। इसी साफ और गहरी धारा को एस्चुरी कहते हैं। अब समझ में आया। तो चलिए स्लाइड 8 और 9 पर इन पूर्व की ओर बहने वाले दिग्गजों को देखते हैं। गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये 1465 किलोमीटर लंबी है और सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। हाँ, अपने विशाल आकार और महत्व के कारण। ये मुझे दक्षिण भारत की एक सीनियर सिटीजन या मार्गदर्शक जैसी लगती है, इसलिए ये सम्मान मिला है ऐसे। और कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। बिल्कुल। और स्लाइड 9 में महानदी और कावेरी हैं। ये पूर्वी घाट की जीवन रेखाएं हैं। महानदी का डेल्टा तो कृषि के लिए बहुत मशहूर है ना। छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। हाँ, ये धान की खेती का केंद्र है। और कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल से आती है। इसे दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि इन नदियों की लाई हुई उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए वरदान है। अब स्लाइड 10 पर आते हैं। द वेस्ट फ्लोइंग रिबेल्स, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। हाँ, ये हमारे ड्रेनेज सिस्टम की बादगी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ। जब पूरा दक्कन का पठार पूर्व की ओर झुका हुआ है, तो ये दोनों बागी होकर पश्चिम में क्यों बह रही हैं? गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ? वो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ नहीं जा रही, बस जमीन ने उन्हें एक अलग रास्ता दे दिया है, जिसे रिफ्ट वैली या भंश घाटी कहते हैं। रिफ्ट वैली, ये क्या होता है? देखिए, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच की जमीन एक बहुत बड़ी दरार के रूप में नीचे धंस गई है। अच्छा, तो वो जमीन नीचे बैठ गई है। हाँ,
और इस दरार का अपना एक अलग ढलान है जो पश्चिम की तरफ है। नर्मदा और ताप्ती इसी गहरी खाई के अंदर बहती हैं। ओहो, मतलब पठार का सामान्य ढलान उन पर असर ही नहीं करता। वो तो जमीन के अंदर एक दरार में चल रही हैं। बिल्कुल। नर्मदा जब मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहुंचती है तो वो इसी रिफ्ट वैली की कठोर संगमरमर चट्टानों से नीचे गिरती है। और तब जाकर वो मशहूर धुआंधार जलप्रपात बनता है। एकदम सही। भूगोल कितना लॉजिकल है। चलिए स्लाइड 11 देखते हैं। यूनिक ड्रेनेज या विशिष्ट नदियां। यहाँ कुछ बहुत ही अजीब तथ्य हैं। हाँ, जैसे लूनी और घग्गर नदियां। इसमें लिखा है लूनी का इनलैंड ड्रेनेज या अंतर्देशीय जल निकासी है। ये कच्छ के रण में सूख जाती है। और घग्गर भी राजस्थान के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। यही तो मेरा सवाल है। एक नदी जो समुद्र में मिलती ही नहीं, बीच रेगिस्तान में गायब कैसे हो सकती है? क्या ये कोई जादू है? कोई जादू नहीं, ये सिर्फ इवेपोरेशन और जमीन की सोखने की क्षमता का विज्ञान है। मतलब गर्मी से पानी भाप बन जाता है? हाँ, ये नदियां वैसे ही सूखे इलाकों में हैं जहां पानी कम होता है। ऊपर से रेगिस्तान की प्रचंड गर्मी पानी को वाष्पित कर देती है। और नीचे जो रेतीली जमीन है वो पानी को सोख लेती है। बिल्कुल। तो पानी का सफर समुद्र तक कभी पूरा ही नहीं हो पाता। अमेजिंग। और यहाँ माही नदी का भी जिक्र है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हाँ, अपने अनोखे घुमावदार रास्ते की वजह से। तो अब हम स्लाइड 12 पे हैं। डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स या तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की सीधी तुलना है। ये स्लाइड पूरे मास्टर क्लास का निचोड़ है। यहाँ बयान दें, हिमालय की नदियों को नवीन या यंग कहा गया है और प्रायद्वीपीय नदियों को प्राचीन या ओल्ड मैच्योर। हाँ, हिमालय की नदियों का रास्ता विसर्प वाला है, वो रास्ता बदलती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां एकदम सीधे मार्ग पर चलती हैं। इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमालय की नदियां चंचल टीनेजर्स की तरह हैं। टीनेजर्स। हाँ, हमेशा ऊर्जा से भरी हुई, अपना रास्ता बदलती रहती हैं, मलबे के साथ खेलती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियां? वो एकदम समझदार वयस्कों की तरह हैं, मैच्योर एडल्ट्स, शांत, अनुशासित और बस अपने एक ही सीधे रास्ते पर चलने वाली। आपकी ये तुलना बिल्कुल सटीक है और इसके पीछे जमीन की उम्र का हाथ है। हिमालय अभी भी युवा पहाड़ है, उनकी चट्टानें नर्म है, तो नदियां उन्हें आसानी से काट लेती हैं। हाँ, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जमीन करोड़ों साल पुरानी और बेहद कठोर है। वहां की नदियों ने लाखों साल पहले जो रास्ता बना लिया, अब वो उसी में लॉक हो चुकी हैं। समझ गया। अब के इस सेशन के बाद जब भी हम किसी नदी या मैप को देखेंगे तो उसे बस पानी की एक लकीर नहीं मानेंगे। बिल्कुल, उसके पीछे का पूरा विज्ञान और इतिहास नजर आएगा। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। इस मास्टर क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।